It's been a while since you've been back there. ओके सो भाई इतना तो पता ही होगा कि रेसिडेंट इवल 9 आ रहा है 29 फरवरी को, और मतलब बहुत सारी उसकी हाइप है और सब उसके लिए एक्साइटेड है। मैं पर्सनली खुद था और इसीलिए मैंने दिसंबर से रेसिडेंट इवल गेम चालू करे थी भाई। खेलता पूरी सीरीज़ खेलते थी, कैसी है कैसी नहीं है, और खेलते खेलते भाई बहुत सारी चीज़ें पता चली। रेसिडेंट इवल 2 खेला, 3 खेला, 4 खेला फेवरेट, 5 नहीं खेल पाया, मिस हो गया था नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। 6 खेला, 7 और 8 खेला भाई, मतलब मज़ा आ गया। फुल DLC सब कुछ मिला मुला के एकदम सब कुछ कंप्लीट कर दिया, और थी एकदम मज़ा, पीक सीरीज़। और उसके बाद आई वाज लाइक थी भाई इसके बारे में कुछ बात करेंगे एंड ऑल दैट, बट जैसे जैसे सीरीज़ पास आ रही थी और मैं गेम पूरे करते जा रहा था, तो आई वाज लाइक थी भाई बहुत सारी चीज़ें हैं थी जो लोग भूल चुके होंगे या मिस कर चुके होंगे, या फिर याद नहीं होगा कि कैरेक्टर कहाँ है, कैसा है, लियोन कहाँ पे था, कैसा है। और अब मतलब यू आर गोइंग इनटू रेसिडेंट इवल 9 और आपको एक मोटा ब्रीफ तो होना चाहिए स्टोरी का थी क्या क्या हुआ है टिल रेसिडेंट इवल 9। तो मैंने सोचा बहुत थी कैसे करना है थी रेसिडेंट इवल 0, 1, 2, 3 ऐसे करके रिकैप करे या हर गेम का एक एक करके, बट इट्स लाइक थी भाई वो बहुत बहुत सारे गेम्स थे और बहुत सारी चीज़ें ना कुछ कुछ गेम्स में से थी। तो आई वाज लाइक भाई वो तो बहुत मुश्किल है, उसमें आपको हर गेम के अंदर घुसना पड़ेगा, फिर बहुत सारे इवेंट्स है और फिर इतने सारे कैरेक्टर हैं, मतलब वो खिचड़ी पक जाएगी। तो मैंने सोचा थी कुछ कुछ मेन कैरेक्टर लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इवेंट्स पर चलेंगे, और कुछ ही लिया भाई, सारे नहीं लिया भाई, सारे लेंगे तो फिर तो इतनी खिचड़ी पक जाएगी वो एक गेम में इतने। फिर उसके बाद मैंने कहा कि कहाँ तक मतलब कैसे, तो आई वाज लाइक रेसिडेंट इवल 6 से पहले सारे कैरेक्टर्स के बारे में पूरा ब्रीफ है, और फिर 6 मैंने पूरा एक भाई अलग से सेगमेंट रखा है। वो 6 तो भाई क्या खिचड़ी पका दी हमने गेम में, और कुछ 4 टाइमलाइन एक साथ चल रही है, सब इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ कैरेक्टर यहाँ कुछ वहाँ, और फेक एडा रियल एडा, मतलब वो थी वो बहुत खिचड़ी थी, और उसको इसलिए मैंने वो अलग ही रखा थी, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। और 7 और 8 तो बिल्कुल एकदम अलग से ही बोलना चाहिए। ओके तो भाई शुरू करते हैं क्रिस रेडफील्ड से। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है OG1 जो रेसिडेंट इवल 1 में आया था, और सबसे ज़्यादा गेम्स में क्रिस रेडफील्ड ही आया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई क्रिस की स्टोरी शुरू होती है रेसिडेंट इवल 1 से, याद रखना भाई 1 से चालू पहला कैरेक्टर था ये। ओके सो क्रिस एक ऑफिसर है रकून सिटी में, और इसके साथ ऑब्वियसली बहुत सारे ऑफिसर होंगे। तो कुछ ऑफिसर्स आर्कले फॉरेस्ट में भेजे जाते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करने, और वो खुद ही गायब हो जाता है। जो खुद गायब होगा तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रिस रेडफील्ड को भेजा जाता है अपनी टीम के साथ, जिसको टीम अल्फा बोलते हैं। उसमें क्रिश है, जिल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, और कुछ लोग और भी है, उसके कैप्टन भी है जो कि एल्बर्ट वेस्कर है। तो वहाँ जाके इनको पता चला कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है और उनके ऑफिसर्स मर चुके हैं, जिसमें से सिर्फ एक बचा है, रेबिका चैम्बर्स, जिसको बचा भी लेते हैं। और इन सब के पीछे जो थी वो अम्ब्रेला अकेडमी थी, जो बायो वेपन्स बनाती है ताकि वो सब बेच सके, पैसे कमा सके। वही इन सब के बीच में भी जो वेस्कर है जिनका कैप्टन है वो गद्दार निकल जाता है, मतलब वो अम्ब्रेला के लिए काम कर रहा है। भाई पुलिस की नौकरी में उतना पैसा है थोड़ा, तो भाई वेस्कर अपना हुक्म को इक्का फेंकता है सबसे पहले, और एक वो बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी जो सबसे पहले आगे वेस्कर को ही मार देता है भाई। मतलब वेस्कर ने अपना ज़ॉम्बी भेजा क्रिस को मारने के लिए उसकी टीम के साथ, लेकिन उसने वेस्कर को ही मार दिया। भाई सल्यूट है भाई, भाई पुलिस की नौकरी इतनी रिस्की होती है ना, तभी उसको पैसे। इन सब के बीच में भाई क्रिस की जो बहन है क्लेयर रेडफील्ड, वो भी निकल जाती है क्रिस को ढूंढने के लिए, और वो फिर एक आइलैंड में फंस जाती है। तब जाके क्रिस को एक मैसेज मिलता है अपने फेवरेट लियोन की तरफ से, दी भाई क्लेयर दिक्कत में और उसको जाके बचाओ, ऐसे ऐसे करके। तो भाई क्रिस निकल जाता है क्लेयर को बचाने, क्या कहते हैं, आइलैंड में जहाँ क्लेयर थी, लेकिन वहाँ से मिलती नहीं है। वहाँ उसका एनकाउंटर वेस्कर से होता है जो अभी भी जिंदा है, टिपिकल विलन जो कभी मर नहीं सकता। अब उसको एक और बायो वेपन चाहिए जिससे वो ज़ॉम्बी बनाएगा, और दोनों वो उसे खतरनाक बनना है, पावर चाहिए पावर। तो वो भी निकल जाता है बायो वेपन की तलाश में, और क्रिश निकल जाता है अपनी बहन की तलाश में। और दोनों का मकसद तो एक ही है भाई, एंटार्क्टिका, जहाँ पे क्लियर है, क्योंकि क्लियर के साथ जो ऑफिसर है वो भी कुछ गड़बड़ है, और उसके अंदर वो एक DNA टाइप है जो चाहिए बायो वेपन बनाने के लिए। और तो क्रिस वहाँ पहुँचता है एंटार्क्टिका में क्लियर की मदद करने, वेस्कर भी वहाँ पहुँच जाता है सब कुछ करने। फिर एक बहुत बड़ा बैटल वही टिपिकल लड़ाई होती है, फिर वो सब बच के निकल जाते हैं। क्रिस और क्लियर वापस आते हैं
बढ़िया करके सब कुछ ठीक, हैप्पी एंडिंग। लेकिन भाई यहाँ थोड़ी ना हैप्पी एंडिंग होगी। क्रिस वापस आता है और जो जिल मैंने पहले बताई थी उसकी पार्टनर थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पूरी सीरीज़ में, फ़िलहाल तो नहीं कर रही है, पहले करती थी अब नहीं कर रही, आई डोंट नो क्यों। तो वो दोनों मिलके एक भाई एजेंसी खोलते हैं, BSAA, पता नहीं क्या नाम है इसका, बायो वेपन कुछ ऐसे करके ये एक एजेंसी खोलते थी। हम भाई बायो वेपन जो टेररिज्म है उसके खिलाफ हम काम करेंगे। लेकिन भाई कुछ नहीं करते, ये सिर्फ जाके गू उठाते हैं वहाँ पे, इनका कोई काम नहीं है भाई। ये ना इन्हें रोक पाते हैं ना बचा पाते हैं। ज़ॉम्बी आउटब्रेक तो होना ही होना है भाई, ये पता नहीं क्यों खोल लगी है। उसके बाद ये कंपनी खुद ही करप्ट हो जाती है और ये खुद ही बिक जाता है, पता नहीं क्या होता है। मतलब ये सिर्फ वेस्ट प्लॉट पॉइंट है। प्लॉट पॉइंट तो वेस्ट नहीं है, लेकिन ये एजेंसी बेकार है। बट ठीक है, वो दोनों एजेंसी खोलते हैं मिलके और लेट्स गेट आगे। कमिंग बैक, जैसी वो एजेंसी खोलते हैं एक और आउटब्रेक हो जाता है। इस बार मेडिटेरियन सी में वहाँ पे भी कुछ पंगा हो चुका है। अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला, 2 सेकंड पहले मैंने बोला था कि कुछ नहीं रोक पाते भाई। अभी अटैक हो गया, अभी फिर होगा, उसके बाद फिर अभी रेसिडेंट इवल 9 में भी यही अटैक है भाई। ये नहीं रोकने वाले भाई, इनके बस की कुछ नहीं है। अब मतलब अब तो ये खुद ही बिक चुके हैं, बट वापस आते हैं, अटैक हो चुका है मेडिटेरियन सी के आसपास कहीं। तो क्रिस और जिल वहीं जा रखे हैं, वहाँ सबको बचाते हैं एंड ऑल दैट नॉर्मल सा स्टफ, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। बट सिर्फ ये इसके साथ ही भाई ये एजेंसी किसी काम की नहीं है। दोबारा से क्रिस और जिल को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो ऑसवेल स्पेंसर है जिसने पूरी अम्ब्रेला अकेडमी बनाई है, उसका फाउंडर है, सब कुछ रिसर्च करता है, उसका पता चल चुका है भाई। और अब वो उसको पकड़ने गए और जैसे ही वो जाते हैं उस एरिया में, कहानी में एक और ट्विस्ट, वहाँ आता है वेस्कर। भाई वेस्कर नहीं रुकने वाला, ये सबको मारेगा। वेस्कर सबसे पहले तो स्पेंसर को ही मारता है। वेस्कर कर रहा है भाई टिपिकल विलन वाले काम, रियल विलन वेस्कर है। वेस्कर से बहुत फाइट होती है। वेस्कर बहुत स्ट्रांग बन चुका है क्योंकि वो बायो वेपन लेने गया था पिछली बार एंटार्क्टिका से, वो ले चुका है, मर के ज़िंदा हो चुका है, ऑल दैट थिंग। तो वो उसे हरा ही नहीं पाते, तो उसके लिए जिल को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू किल वेस्कर। और इससे पहले यहाँ पता चलता है दोनों मर चुके हैं, अभी मरे थे और सबको पता है वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि भाई ये DLC का पार्ट था, हमने ये रेसिडेंट इवल 5 में देख लिया थी, वो दोनों तो पहले से जिंदा है और हम उनको बचा भी लेते हैं, जिल को ऑफ कोर्स। रेसिडेंट इवल 5 वहाँ से दोबारा इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, आउटब्रेक हो चुका है, नॉर्मल रेसिडेंट इवल स्टफ। इस बार क्रिस की नई पार्टनर भी है, शेवा एल्मोर, जिसके साथ वो वहाँ जाता है। वायरस का सोर्स पता चलता है कि वायरस का सोर्स एक फ्लावर है और जो कि अम्ब्रेला अकेडमी वालों ने यूज़ किया है, उसके वजह से सारे वायरस बने। तो अभी तक सीरीज़ में सिर्फ इतना ही था कि इस फ्लावर की वजह से सारे वायरस बने और वो सब वायरस किसी ना किसी के वेरिएंट है ना, मतलब उस पर रिसर्च करते करते ही बने। तो एक फ्लावर है अफ्रीका में जिसके वजह से वायरस बना है और वो अम्ब्रेला वालों ने बनवाया है। दैट इज़ द बेसिक कोर ऑफ द वायरस। फिर वहाँ जाकर पता चलता है कि इसके पीछे भी वेस्कर है जिसने जिल को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन फिर वो कैसे ना कैसे करके जिल को बचाते हैं, उसके कंट्रोल से बाहर लाते हैं। और उसके बाद क्रिस, सेवा, जिल मिलके वेस्कर को मारते हैं और वो वेस्कर को भी हरा देते हैं और वापस से रॉकेट लॉन्च करके सब कुछ तबाह हुआ करके वहाँ से निकल जाते हैं। बेसिक स्टोरी क्रिस की यही थी कि वो जाता है, आउटब्रेक रोकता है, मारता है, वापस आता है। BS एक एजेंसी खोली जो किसी काम की नहीं है। मेन विलन वेस्कर है, अम्ब्रेला अकेडमी में सब कुछ प्लान करवाया है, एक फ्लावर के उससे उन्होंने क्या कहते हैं वायरस बनाया और उसके वजह से ही सारे वायरस फैले और वही सब चीज़ें, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने थे, बाग अपन बेचने थे। ये सब चीज़ें एक बेसिक प्लॉट है रेसिडेंट इवल का जो चलता आ रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्लेयर रेडफील्ड, क्रिस की छोटी बहन, जिसके बारे में मुझे और जानना था। मतलब ये ठीक ठाक कैरेक्टर थी जिसमें थोड़ा सा उतना डेप्थ तो नहीं था, बट आई वॉन्टेड हर कैरेक्टर टू बी मोर इन द सीरीज़। इसको भी भूल चुके हैं, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट इवल है, वो बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और बीच बीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स भूल भी जाते हैं। फर्स्ट टाइम उसे देखते रेसिडेंट इवल 2 में, जहाँ वो अपने भाई को ढूंढने निकलती है और वहाँ उसको मिलता है हम सबका फेवरेट, सीरीज़ फेवरेट लियोन एस कैनेडी। और इनका गोल एक तरीके से सिमिलर जाता है कि उसका भाई पुलिस स्टेशन में होगा और लियोन नया पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग होती है, वो भी वो दोनों मिलके वहाँ जाते हैं। पता चलता है वहाँ पे ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है और वहाँ पे मिस्टर एक्स है। बचते बुचाते ये सब करते हुए क्लियर आगे बढ़ती है और वहाँ उसको शर्ली बनकर मिलती है जो कि विलियम और एनिटी की बेटी है। और वहाँ पता चलता है कि विलियम ने अपनी बेटी के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रखा है, जिसकी वजह से उसकी बेटी इंपॉर्टेंट है और विलियम को अब शेरी बल्किन चाहिए और उसका चेस कर रहा है। विलियम ही है जिसने
पिछले रिसर्च की वायरस भी की थी और नया वायरस भी बनाया जो कि है जी वायरस। नया गेम नया वायरस, ऐसा तो होता रहता है। पूरे रकून सिटी में उसने वायरस फैला दिया क्योंकि वो सीवर्स में फेंक दिया था, उसके ऊपर वो ड्रिंकिंग वाटर में चला गया और सबने पी लिया तो सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इन सब के बीच में शेरी भी इन्फेक्ट हो चुकी है और उसके बाद ये मिलते हैं एनिटी से जो कि शेरी की मॉम है और वो इनको सॉल्यूशन देती है कि शेरी कैसे क्योर हो सकती है उस इन्फेक्शन से, उसकी वैक्सीन। तो वो वैक्सीन बनाती है, उसको क्योर करती है और फिर उसके बाद वापस से एक बैटल होती है आखिरी में और लियोन की मदद से ये ट्रेन में निकल जाता है सिटी से बाहर। और जो गवर्नमेंट है वो पूरे शहर को मिसाइल से उड़ा देती है ताकि ना रहेंगे ज़ॉम्बी, ना बजेगी ज़ॉम्बीगिरी। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो ऐसा ही करती भाई, ठीक, पूरा शहर ही उड़ा दो, ज़ॉम्बीज़ ही नहीं बचेंगे, ना ज़ॉम्बीज़ की भी बात करेगा। ऐसा कोई कुछ हुआ ही नहीं भाई, कुछ हुआ ही नहीं। मिसाइल गिरा दी है, कुछ तो था वहाँ पे, कब किसी को पता ही नहीं क्या था। तो ये भी एक प्लॉट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिसाइल छोड़ी थी और किसी को पता ही नहीं था अभी तक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ, सिवाय कुछ कुछ लोगों को छोड़ के जो उससे सर्वाइव कर चुके हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्लियर को पता चल चुका है दुनिया में भाई क्या क्या चल रहा है और उसका भाई अब तो और ज़्यादा खतरा है क्योंकि भाई ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया पुलिस स्टेशन में और उसका भाई उसमें मिला नहीं है। तो वो दोबारा निकल गई थी, मैं अपने भाई को ढूंढूंगी क्रिस को। अम्ब्रेला अकेडमी की कंपनी को इन्फिल्ट्रेट करती है कि शायद मेरे भाई को उन्होंने पकड़ लिया, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे वो नहीं होता और ये इसको पकड़ लेते हैं और इसको भेजते हैं रॉकफोर्ट आइलैंड में, जो कि एक तरीके से जेल है, काला पालने की सजा, पूरा आइसोलेटेड है और वहाँ भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है। क्यों? वेस्कर की वजह से भाई। वेस्कर ही एक मेन बंदा जब मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ इसको मिलता है स्टीव बर्नसाइड और ये दोनों मिलके वहाँ पे प्रिजन ब्रेक करते हैं और स्टीव पे मॉन्जुली का भी आती है। आई मीन उसको DID है, डिफरेंट आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और उसको अपनी जो ट्विंस बहन है उसकी कुछ ग्लिम्सेस आते हैं इस तरीके के। तो ही इज़ नॉट मेंटल फुल्ली बट भाई वो है थोड़ा दिमाग से, मतलब उसकी खिसक गई तो खिसक गई। इन सब के बीच में जो क्लेयर है वो लियोन को बता देती थी वो एक आइलैंड में है, रॉकफोर्ट वाले में, और वहाँ से कुछ कुछ निकल रही है, ऑल दैट। लियोन ये सब क्रिस को बताता है और उसके बाद क्लेयर उस आइलैंड से निकल जाती है प्लेन से, जो कि ऑटो पायलट में होता है। और अब ये पहुंच चुके हैं अंटार्कटिका। आई ये एक प्लेन में थे जो ऑटो पायलट में इनको अंटार्कटिका ले, मतलब देवल एक फुल्ली चिल थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम अंटार्कटिका जाएंगे, वहाँ पे मजे करेंगे क्लेयर और स्टीव मिलके। क्रिस तो अभी आने वाला है ना, जीजा साले मिलने वाले हैं भाई जो अच्छा नहीं होता। तो वहाँ पे क्रिस पहुँचता है, फिर वापस एक फाइनल बैटल होती है क्रिस के साथ, पूरा क्लियर वेड, और वेस्कर को वो मिल जाता है जो चाहना चाहता है। इन सब के बीच में जो स्टीव है के अंदर कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके वजह से वायरस हो जाएगा, मतलब उसके अंदर भी कुछ इन्फेक्शन है और ऑल दैट थिंग। वेस्कर को चाहिए, वेस्कर को मिल जाता है, वेस्कर बहुत पावरफुल बन जाता है, वेस्कर को वो हराते हैं एंड ऑल दैट। इसके बाद क्लियर एक एंटी बायो वेपन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करती है। नहीं ये उसका नहीं है, उसके भाई का नहीं है, ये क्रिस का नहीं है, ये एक और है, क्योंकि उसके भाई का तो बहुत बेकार है और वो कुछ कर नहीं सकते भाई, आउटब्रेक होते आ रहे हैं। वैसे कर तो ये भी कुछ नहीं सकते बट स्टिल शी ट्राइज थी, कुछ करेगी। और उसके बाद ये एक लड़की को बचा के लाती है किसी आउटब्रेक से जिसका नाम होता है नेटली कोडा, और यहाँ पे क्लियर की कहानी खत्म होती है। एक और OG कैरेक्टर जिल वैलेंटाइन, और भाई इसके साथ तो अच्छा ट्रीट करना चाहिए था, मतलब ये तो बैडएस भी थी, ऑफिसर थी जो बंदूक चला सकती थी, आउटब्रेक में बहुत सारी चीज़ें करी, क्रिस के साथ भी थी, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर तो है। बट शुरू करते हैं, रेसिडेंट इविल 1 में थी, क्रिस के साथ जाती है इन्वेस्टिगेट करने, तो वही चीज़ें कॉपी पेस्ट, वेस्कर से धोखा मिलता है, अम्ब्रेला अकेडमी एंड ऑल दैट, ज़ॉम्बी आउटब्रेक। बट कट टू जिल रेसिडेंट इविल 3 में, वो भी रकून सिटी में जहाँ पे लियोन और क्लियर है, लेकिन 24 घंटे पहले जब ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था उस एग्जैक्ट टाइम पे। और ये वहाँ पे बैठ के अम्ब्रेला अकेडमी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी मैं पर्दाफाश कर दूंगी थी, इसने सब कुछ करा है और वेस्कर का भी कर दूंगी, नॉर्मल थी भाई, सत्यवादी हूँ मैं तो। बट वहाँ क्या कहते हैं, ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है, जिल का एनकाउंटर नेमेसिस से होता है जो कि इनविंसिबल है फिलहाल के लिए, धीरे धीरे जाके मुझे मारते हैं। सिटी से एस्केप करने के लिए जिल स्टेशन जाती है, वहाँ पे उसे और सर्वाइवल लोग मिलते हैं, कुछ सोल्जर मिलते हैं, जिसमें से एक होता है कार्लो जो कि मर्सनरी है और वो जिल की पर्सनली हेल्प भी करता है। इन सब के साथ जिल भी इन्फेक्टेड हो जाती है, कार्लो उसके लिए वैक्सीन लाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद धीरे धीरे नेमेसिस से फाइट होती है, हर एक टर्न में वो धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है। एट दी एंड जाके जिल और कार्लो नेमेसिस को मार देते हैं एकदम ग्रैंड लेवल पे,
उसके बाद जो कार्ला उसका कैप्टन होता है वो भी उनको धोखा दे देता है, उसको भी वायरस चाहिए, बेचना है, ऑल दैट, ये सब भाई सबको वायरस चाहिए, सब मिले हुए, सबको अमीर बनना है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा थी, ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो रहा है हर बार। और वो उसके कैप्टन को मारते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, रकून सिटी से निकल जाते हैं और वापस से रकून सिटी पे गवर्नमेंट मिसाइल अटैक कर देती है। मतलब वापस से तो नहीं, बट गवर्नमेंट रकून सिटी पे मिसाइल अटैक कर देती है। बैक टू जिल एंड क्रिस, जो कि वही टट्टी सी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, BSAA। उसको छोड़ो, जिल और क्रिस फिर निकलते हैं क्योंकि उनको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है स्पेंसर के लगे। कट टू स्पेंसर से लड़ाई होती है, वो स्पेंसर को हराती है, खुद को सेक्रीफाइस करती है, दोनों बिल्डिंग से गिर जाते हैं, दुनिया बच जाती है अभी के लिए। लेकिन वेस्कर और जिल बच जाते हैं, जिल कोमा में। और वी फाइंड आउट कि जिल की जो वैक्सीन है जो उसको मिली थी रेसिडेंट इवल 3 में, वो 100% क्योरेबल नहीं थी, बट इन केस उसके वायरस को सबड्यू कर दिया, मतलब उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं है। और कोमा में जाने के बाद शायद वो उसके वजह से बच गई है क्योंकि उसके अंदर वो वायरस था, तो शी कांट डाई, काइंड ऑफ लाइक ज़ॉम्बी। लेकिन कोमा में जाती है, उसका वायरस वो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी फाइट बैक करती है क्योंकि उसके अंदर कुछ तो एंटीबॉडीज़ है ना उस वायरस की। और उसके साथ साथ वो नई एंटीबॉडीज़ भी बनाती है, जो पुरानी है उसके साथ साथ नई बनाती है, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस बन जाता है और शी क्योर्स। लेकिन भाई वेस्कर साइंस का आदमी है भाई, वो निकालता है एंटीवायरस, पता नहीं क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, और उस एंटीवायरस से एक नया स्ट्रॉन्ग वायरस बनाता है और जिससे वो जिल को कंट्रोल करता है। और जिल को कंट्रोल तो किसी और चीज़ से भी करता है, लेकिन एक नया वायरस बनाता है। और फिर जिल का शुरू होता है विलन आर्क वेस्कर के साथ मिलके। फिर क्रिस वापस से आता है, जिल को हराता है, वो सब मिलते हैं, वापस से वेस्कर को हराते हैं, कहानियाँ ख़त्म होती है। और जिल की कहानी भी यहाँ ख़त्म होती है कि इसके बाद जिल का कुछ पता नहीं है वो कहाँ है, कैसे। मेरे ख्याल से वो एजेंसी में ही है, कुछ क्रिस के साथ कुछ ना कुछ वो कर ही रहे हैं। रुको भाई, रुको, सबको पता है कि लियोन होने वाला था उसके बाद, लेकिन भाई लियोन से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है भाई, क्योंकि लियोन रेसिडेंट इवल 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ नई कैरेक्टर भी आ रही है, ग्रेस। तो भाई थोड़ी सी बात ग्रेस की माँ की भी करनी पड़ेगी, जिसका नाम एलिशा एस क्रॉफ्ट, जो कि ग्रेस की माँ है। और भाई क्योंकि ग्रेस आ रही है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट चंक तो होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी कि उसका हुआ क्या था, कैसे था, क्या क्या था, तो उसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या थी, क्या क्या उसने करा, और अभी वो कहाँ है। मर चुकी है फिलहाल, स्पॉइलर अलर्ट बट ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एलिशा एस्क्रॉफ्ट जो कि भाई जर्नलिस्ट थी रकून सिटी में, और वो रकून सिटी इंसिडेंट में जो कुछ लोग बचे थे उनमें से कुछ थी, तो जिसको वो धीरे धीरे उसकी मेमोरीज वापस आती है उस इंसिडेंट के बाद। वो ये सब जानती थी अम्ब्रेला अकेडमी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है पहले से, मतलब जब से वो जर्नलिस्ट बनी है उसके बाद से शी नोस थी अम्ब्रेला अकेडमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। लेकिन अम्ब्रेला अकेडमी उसकी मेमोरी वाइप कर देते हैं। भाई मेमोरी वाइप क्यों करनी है किसी की, भाई उसे जान से मार दो ना। अगर एक लाइबिलिटी आपको पता चल चुकी है कि ये कुछ ना कुछ गद्दारी करेगी तो मार दो ना भाई। मेमोरी वाइप कर रहा है उसकी, भाई कैसे मेमोरी वाइप क्यों कर रहा है भाई, अम्ब्रेला वाले नूब है भाई, नूब। तो उसकी मेमोरी वाइप कर देता है, बट स्लोली उसकी मेमोरी वापस आती है। रकून सिटी के बाद थी अम्ब्रेला अकेडमी वाले तो बहुत हरामी थे, और फिर वो कुछ ना कुछ करती है, सबूत इकट्ठा करती है और अम्ब्रेला अकेडमी वाले को पब्लिकली एक्सपोज कर देती है। और फिर एक बहुत बड़ा केस वेस चलता है जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि भाई अम्ब्रेला अकेडमी की फंडिंग तो गवर्नमेंट से ही आ रही है ना, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी सब चीज़ें पब्लिक के सामने आए क्योंकि केओस हो जाएगा, पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी। तो वो सब मिल मुला के इस केस को रफा दफा करवा लेते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता, बहुत लंबा केस चलता है। और उसके बाद इसका मेंशन लुइसियाना केस में भी होता है, जो कि रेसिडेंट इवल 7 की बात है। बहुत मतलब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, जर्नलिज्म में इन्वॉल्व थी, और अगर वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व जर्नलिस्ट है तो भाई अभी तक जिंदा कैसे रह सकती है। ऑफ कोर्स भाई ये मर चुकी है। और इसकी बेटी है ग्रेस एशक्रॉफ्ट, जो कि FBI एजेंट है, और वो उस जगह जा रही है जहाँ इसकी माँ मरी थी, जहाँ इसकी माँ का मर्डर हुआ था एक होटल में, और उस जगह को इन्वेस्टिगेट करेगी रेसिडेंट इवल 9 में। तो पता चलेगा कि इसकी माँ की क्या क्या पास्ट थी और उसकी माँ ने क्या क्या किया। सो लेट्स सी, होप थी भाई इसकी माँ ज़ॉम्बी ना बन जाए ना, फाइनल विलन वही निकले थी, मैं इसकी माँ अपनी माँ बेटी ही माँ को मार रही है। भाई हम सबका फेवरेट लियोन कैनेडी, उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने में। यू नो ही इज़ टू OP, और किस तरीके से स्टाइल है, सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। और रेसिडेंट इवल 4 हम सबका फेवरेट गेम जो कि पीक करता है पूरी सीरीज़ में, उसमें भी लियोन ही उसमें मेन कैरेक्टर है। लेट्स टॉक अबाउट
थोड़ा सा लियोन के बारे में। नए नए ऑफिसर बना है, रकून सिटी में उसकी पोस्टिंग है जहाँ उसे क्लियर मिलती है। और भाई क्या गलत टाइम है पोस्टिंग के लिए, अभी अभी ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ वहाँ पे। पुलिस स्टेशन जाता है, सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वहाँ पे मिस्टर एक्स है जो उसका पीछा करता है, बचते बुचाते हुए निकलता है। और वहाँ फिर उसको मिलती है एडा वोंग, जो कि बोलती है मैं एक FBI एजेंट हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने आई हूँ। लेकिन सबको बताया वो झूठ बोल रही है और उसको भी अपने मतलब से मतलब है और उसको वायरस का सैंपल चाहिए क्योंकि उससे वो भी बेचने हैं और वो भी किसी के लिए काम करती है। एडा वोंग और लियोन मिलते हैं, कुछ ना कुछ होता है। इनको फिर NET भी मिलती है जो कि बोलती है एडा वोंग हरामी है और वो सब कुछ निकालने आई है, ऑल दैट थिंग। लियोन उसको मानता नहीं है, एडा वोंग की तब भी मदद करता है। वो एट दी एंड जाते जाते दोनों के बीच में भाई होता है। लियोन के लिए एडा मर जाती है। लियोन विलियम से लड़ता है, इनविंसिबल से तो दोनों को हराता है। उसके बाद क्लेयर और शेरी से मिलता है, मस्त ट्रेन से निकल जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद रकून सिटी में एक बार फिर से गवर्नमेंट मिसाइल अटैक करवा देती है और रकून सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद लियोन और शेरी को पकड़ लेता है क्योंकि क्लेयर तो भाई निकल चुकी है अपने भाई को ढूंढने, और क्योंकि लियोन को बहुत सारी चीज़ें पता है तो वो एक लाइबिलिटी है फॉर द गवर्नमेंट, और दे वो लाइक इसको मार देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम लियोन ने इतनी ब्रेवरी का काम किया थी, वो इतने पूरे ज़ॉम्बी आउटब्रेक से बच बुचा के आया, बिल्कुल सरवाइव करके शेरी को साथ भी लेके आया। तो एक थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाते हैं वहाँ के गवर्नमेंट वाले कि भाई इतना बड़ा एसेट को हम ऐसे ही नहीं मार सकते। तो लियोन को एक चांस देते हैं कि तुम डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंदर काम करो, लेकिन कुछ बोलोगे तो भाई तुम्हें भी मार देंगे। लियोन भाई कहता ठीक है, शेरी भी को भी सेफ रखते हैं। आगे जाके शेरी भी एक ऑफिसर बनती है, लियोन की भी ट्रेनिंग चलती है। अब आता है रेसिडेंट ईवल 4 जो कि भाई पीक गेम है भाई, पूरी सीरीज़ का मेरे लिए पीक गेम है। यहाँ भाई सीरीज़ पीक कर जाती है, मतलब जिस तरीके से लियोन को शोकेस किया गया है, जिस तरीके से मिशन है, जो पूरी सेटिंग है, जो एनवायरनमेंट है, फिर उसके बीच में एडा वोंग की स्टोरी चल रही है। और ऊपर से ये कितने साल पहले आया था तो उस हिसाब से भाई गेम काफ़ी सॉलिड है और मज़ा आया था भाई। डेफिनेटली अगर आपने ये नहीं खेला था भाई रेसिडेंट ईवल 4 तो इस बार भाई प्रेसिडेंट की बेटी ही किडनैप हो गई है, एशली ग्राम, और अब वो स्पेन में। तो भाई लियोन को भेजते थी पता लगाओ भाई क्या हुआ है। लियोन जाता है और वहाँ पे भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ये पैरासाइट टाइप का ज़ॉम्बी आउटब्रेक है। और कोई वहाँ पे कल्ट है जिसके अंडर ये सब हो रहा है, ऑसमंड सेल्डर के, जिसने वहाँ के राजा वाजा और सबको पकड़ लिया, मतलब बड़े बड़े लोगों को भी छोटे लोगों को भी। ही इज़ लिटरली कंट्रोलिंग द होल विलेज। फिर वहाँ पे लियोन खुद कैप्चर हो जाता है लुइस सेरा के साथ और दोनों मिलके वहाँ से भागते हैं। और सेम रेसिडेंट ईवल 2 और 3 की तरह एक बॉडी बिल्डर इसमें भी है जो कि आपको चेस करता है, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए। और ये कंपैरेटिवली उनसे तो ईजी है क्योंकि मेन बॉस नहीं है ना भाई, ये अभी जल्दी खत्म हो जाएगा। इन सब के बीच में एडा आती है जो आपको इससे बचाती भी है। फिर बाद में लियोन एशली को ढूंढ लेता है और इनको पता चलता है एशली भी इन्फेक्ट हो चुकी है। और लुइस सेरा जो कि लियोन के साथ था, मिलके लियोन भागा था, वो उनको बताता है कि उसके पास एक सॉल्यूशन है और वो उसकी लैब में है। बट फिलहाल के लिए वो इन दोनों को एक टेम्पररी सॉल्यूशन देता है कि भाई अभी के लिए ठीक है, बाकी मेरे लैब में आना, वहाँ बताऊँगा। तो दोनों धीरे धीरे जाते हैं, ज़ॉम्बी से बच बुचा के। लियोन भी इन्फेक्ट हो जाता है, उसके साथ साथ वहाँ पे एडा भी इन्फेक्ट हो जाती है। और एडा और लुइस सेरा मिले हुए हैं। लुइस एडा को बोलता है कि मुझे एक पॉइंट प्रूव करना है क्योंकि वो एक एक्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय है जिसने कि वायरस बनाने में मदद की थी। उसको सब कुछ ठीक करना है, मतलब ऑब्वियसली वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो लियोन और एशली की मदद करके सब कुछ इन अ वे अपने लिए ठीक करेगा। तो उसके लिए वो एक रिडम्पशन आर्क है। एडा भी इन्फेक्ट रहती है, वो एडा को भी ठीक करता है। उसके बाद लियोन अपना नए पार्टनर से मिलता है जो कि एक क्राउजर जो मर चुका था, बट ही इज़ बैक। क्यों? वेस्कर के वजह से भाई। अब वेस्कर को सैंपल चाहिए और वेस्कर ने ही एडा और जैक को भेजा है वहाँ पे सैंपल लाने के लिए। लियोन और जैक लड़ते हैं जिसके बीच में लुइस सेरा मर जाता है। जाते जाते वो लियोन को चाबी देता है अपनी लैब की, थी वहाँ जाके सब कुछ ठीक कर लेना। लियोन भाई एशली को बचाता है, उसके लैब में जाता है, दोनों ठीक करते हैं एक दूसरे को। और एक बहुत मस्त क्लाइमेटिक बैटल के बाद एडा की मदद से वो वेस्कर को तो नहीं, बट जो वहाँ का मेन बॉस है सैडलर, उसको हरा देता है एशली, और वो वहाँ से बच कर निकल जाते हैं। बट इसके साथ साथ एडा जो वेस्कर के लिए काम कर रही है वो सैंपल मांगता है, एडा को बताता है कि ये सैंपल किस लिए है और वो क्या करने वाला है। एडा वो सैंपल उसको नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। और रेसिडेंट ईवल 6 की बात करते हैं भाई, जो सबसे ज़्यादा, भाई मैं कैसे बात करूँगा इसके ऊपर। ओके तो भाई रेसिडेंट ईवल 6
जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम है, लेकिन मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा है 4 कैरेक्टर्स के साथ आप खेल सकते हो, 7 कैरेक्टर सॉरी, 4 तो प्ले थ्रू है ना, तो फिर वो इतना इंटरकनेक्टेड है वो सब चीज़ें, तो उसके वजह से ना वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और फिर उसकी टाइम लाइन भी थोड़ी ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे इन सेंस कि कुछ कैरेक्टर पास्ट से कनेक्ट हो रहा है, कुछ प्रेजेंट से कनेक्ट हो रहा है, कुछ बीच में से आ रहा है, तो वो सब चीज़ें है। तो भाई शुरू करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपली समझा सकूँ, अगर नहीं हो पाया तो शायद लास्ट में एक और समरी से डाल दूँगा कुछ ना कुछ करके, बट शुरू करते हैं भाई सिंपल सा, जो मुझे अभी एट मोमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा भाई थोड़ा और से शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग। लियोन और हेलेना एक कैरेक्टर है जो कि प्रेसिडेंट के साथ है। प्रेसिडेंट का कुछ मन बदल चुका है थी, अब हम सब कुछ पब्लिकली दिखा देंगे थी रकून सिटी में क्या हुआ था, जॉम्बी आउटब्रेक हो गया था एंड ऑल दैट थिंग, लेकिन प्रेसिडेंट खुद जॉम्बी बन जाता है जिसके वजह से लियोन को उसको मारना पड़ता है। पूरी सिटी में जॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और बहुत केओस हो जाता है। जॉम्बी आउटब्रेक से बच के निकलते हैं, जो हेलेना है उसकी बहन भी जॉम्बी बन चुकी है, लेकिन अब उसे बचा नहीं पाते क्योंकि, और एडा वहाँ आती है इनकी मदद करती है, और एडा बताती है जो कि गवर्नमेंट का एडवाइज़र है साइमन, वो मिला हुआ है और उसने सब चीज़ें करवाई है, और अब वो चाइना में है, तो अभी निकल गया चाइना। इसके साथ साथ अब दूसरी कहानी जो चल रही है वो है क्रिस की। क्रिस एक वापस से इन्वेस्टिगेशन में निकलता है अपने साथियों के साथ, वहाँ इसको एडा मिलती है जो कि नकली एडा है, और वो उसके साथियों को ज़ॉम्बी बना देती है, और क्रिस को पीटीएसडी हो जाता है, वो सब कुछ छोड़ देता है, एक बार में बैठा होता है, और उसके साथ ही आता है कि भाई ठीक हो जाओ, वी हैव टू गो। फिर वापस से ज्वाइन करता है शेरी बर्किन जो कि जेक के साथ है, और जेक वेस्कर का बेटा है भाई, और वो अब जो नया वायरस फैला है उसका एंटीडोट उसके शरीर में या फिर वो बना सकता है, कुछ इस तरीके का है। मोस्टली उसके अंदर वो एंटीडोट है, तो उससे पे रिसर्च करनी है और वो एंटीडोट चाहिए। ये दोनों मिलते हैं शेरी बर्किन, और कुछ ज़ॉम्बी से लड़ते हैं शेरी बर्किन, और जेक अलग निकल जाता है एक प्लेन में इनके पीछे एक ज़ॉम्बी करता है जो कि क्रैश हो जाता है, बचते बचाते कहीं ना कहीं जाता है, एंड इन्हें जो फेक एडा है इनको पकड़ लेती है, और ये भी अब चले चुका है चाइना में। क्रिस ऑन द अदर हैंड सब कुछ इन्वेस्टिगेट करता है, उसको पता चलता है कि जो सारी चीज़ें हो रही है अब वो चाइना में कनेक्टेड है, तब क्रिस निकल जाता है भाई चाइना में। सब लोग अब चाइना पहुंच चुके हैं, शर्ली और जेक वहाँ से बच के निकलते हैं, लियोन और हेलेना वहाँ जाते हैं जो कि साइमन से लड़ते हैं। उसके बाद उन्हें साइमन मिलता है जो कि उन्हें कन्फ्रंट करता है। साइमन सबको सच्चाई बताता है लियोन को कि वो किसका बेटा है, ऑल दैट थिंग। लियोन क्रिस से मिलता है, क्रिस को बताता है कि जेक किसका बेटा है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंटीबॉडी बनाने के लिए, वायरस के लिए। जेक और शर्लिन मुसीबत में होता है, क्रिस आके उनको बचाता है, उसे माफ़ करता है कि मैंने तेरे बाप को मारा था बट कोई बात नहीं। जेक कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरा बाप भी विलन था, बट सब कुछ सुलह हो जाती है, सब एक दूसरे के विलन को मारते हैं, बच के निकलते हैं। इन सब के साथ साथ जो क्रिस का साथी होता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और वो क्रिस को बचाता है एट दी एंड जाके। मोटी मोटी ये कहानी है। जो रियल एडा थी वो फेक एडा से मिलती है। फेक एडा साइमन के साथी जी जो वायरस को लेके वो फेक एडा बन जाती है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। वापस से एडा लियोन की मदद करती है साइमन को मारने के लिए, साइमन को मारता है, सब कुछ मारता है, सब कुछ ठीक करता है, पूरा चाइना तहस महस हो जाता है ज़ॉम्बी आउटब्रेक से, बट हमारे हीरोज वहाँ से बच के निकल जाता है। भाई ये बहुत ज़्यादा मैंने सिंपली टर्म्स में कोशिश करी है बताने के लिए, और कुछ नहीं हुआ। मोटी कहानी ये है, साइमन ने ज़ॉम्बी आउटब्रेक कराया, प्रेसिडेंट को मार दिया, चाइना भाग गया, चाइना में भी करवाया, सब ने जाके वहाँ सबको बचाया। वेस्कर का बेटा आ चुका है क्योंकि वेस्कर मर चुका है। उसका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर शायद एंटीबॉडीज़ है, और वो बाद में बताते भी है, निकालते भी है उसकी बॉडी से रिसर्च करके। शेरी बर्किन बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर बन चुकी है। लियोन इन सब में जो प्रेसिडेंट को मारता है, और वो ऑन अ रन साइमन के पीछे, और वो एट द एंड साइमन को मार ही देता है। क्रिस इन सब में सपोर्टिंग कैरेक्टर है, बट ठीक है। तो यही भाई रेसिडेंट ईवल 6 तक की कहानी थी। ओके भाई, रेसिडेंट ईवल 7, अब रेसिडेंट ईवल 7 और 8 एक सेपरेट कहानी है, एक तरीके से आप साइड क्वेस्ट मान सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिवील होती है। और ये कहानी है ईथन विंटर्स की, जिसकी बीवी गायब है। वो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकलता है, 3 साल बाद निकलता है क्योंकि उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी बीवी कहीं ना कहीं फंसी हुई है लुइसियाना में, और वो वहाँ निकलता है, वहाँ एक फैमिली से मिलता है जो कि
बेकर फैमिली है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है, और इन सब के बीच में उसकी बीवी पॉजेस्ड हो चुकी है एक तरीके से, जो कि बाद में पता चलता है उसकी बीवी इन्फेक्टेड है वायरस से, सेम वायरस जो कि बेकर फैमिली में। और इन सब के बीच में जो अपना ईथन है, अपना मेन कैरेक्टर, वो उसके हाथ पैर भी कट जाते हैं लेकिन वो उनको जोड़ लेता है, पता नहीं कैसे, आगे रिवील होगा रेसिडेंट इविल 8 पे। बट अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ आइडिया है कि क्या हुआ है, सीरीज कैसे चलती है, तो अभी तक आप समझ चुके हो कि ईथन के साथ क्या हुआ है और वो क्यों अपने हाथ पैर जोड़ पा रहा है। जो उस फैमिली में जैक होता है, मार्गरेट उसका बेटा लूकस होता है, और इन सब के साथ साथ एक बूढ़ी औरत भी होती है। जैक को मारता है, मार्गरेट को मारता है। इन सब के बीच में उनकी एक बेटी भी है, जोई, जो कि बची हुई है और उसको अपनी फैमिली ठीक करनी है। वो ईथन की मदद करती है फ़ोन कॉल्स के थ्रू कि मैं वैक्सीन बना दूंगी, मेरे को ये इंग्रेडिएंट चाहिए, वो इंग्रेडिएंट चाहिए। ईथन निकल जाता है सब माल मसाला लेने के लिए, सब कुछ लाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि मिया और जोई दोनों को पकड़ लिया गया है। दोनों को बचाने जाता है विद इंग्रेडिएंट्स जो वैक्सीन बनाने के लिए काम है। मिया और जोई को बचाता है, जोई वहाँ वैक्सीन बनाती है। इतने में जो जैक है वापस आ जाता है, ईथन पर अटैक कर देता है। ईथन जैक को हराता है लेकिन वो वापस से जिंदा हो जाता है। इन सब के बीच में जोई बोलती है कि वैक्सीन का यूज़ करो, वो वैक्सीन जैक पे घुसाता है और एक वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। अब ईथन के पास एक चॉइस है, मिया या जोई में से किसी एक को बचाए, क्योंकि वैक्सीन एक है और विक्टिम 2 है। तो ऑब्वियसली भाई इन अ कैनन एंडिंग हम मिया को बचाते हैं और दोनों निकल जाते हैं, जोई को बोल के थी भाई तेरे लिए तो मदद भेज दूंगा मैं कोई ना कोई। मिया और ईथन निकलते हैं, उन पे एक अटैक होता है, वो एक शिप पे पहुंचता है। शिप भी अबैंडेंड है, उस पर भी कुछ ना कुछ खराब हो चुका है। मिया को अपनी मेमोरी वापस आती है, किसी न किसी करके ऑपरेशन में थी जिसका काम था एवलिन को सेफली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोकेट करना, और एवलिन एक बायो वेपन है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे गए। इन सब के साथ साथ एवलिन मिया को एक मम्मी की फिगर की तरह देखती है, लेकिन स्टिल वो उसको इतनी तरीके से वो नहीं करती। एवलिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पूरी शिप को तोड़ देती है, मिया को कहीं और भेज देती है। एवलिन खुद भी इधर उधर करके बेकर फैमिली के साथ चले जाती है, उनको इन्फेक्ट करती है और सबको अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती है। और इन सब के साथ साथ मिया भी वहाँ चले जाती है। तो ये पूरी मिया की बैक स्टोरी है। मिया को याद आती है, मिया ईथन को बचाती है, ईथन को एवलिन का सैंपल देती है कि वैक्सीन बना। ईथन वापिस जाता है, एवलिन को हराता है। पता चलता है कि वो बुढ़िया औरत ही एवलिन है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी अब एज कर रही है। आई डोंट नो, मे बी उसके पावर की वजह से। और उसके बाद एवलिन को ठीक करता है, मारता है। वहाँ पे क्रिस आता है, क्रिस की मदद से उसको हराता है एंड सब कुछ सेफ है। मिया को बचा लेता है, वैक्सीन दे देता है और दोनों निकल जाते हैं। इन सब के बीच में जो जोई है, उसके अंकल उसे मिलते हैं, वो उसको बचाते हैं। एट दी एंड क्रिस वहाँ जाता है, उसको भी बचाता है, जोई को वैक्सीन देता है और शी इज़ नॉर्मल नाउ। और अपना हीरो फ़ोन करता है जोई को कि मैंने बोला था ना कि मैं मदद करूँगा, मैंने भेज दी। इन सब के बाद क्रिस निकल जाता है लूकस को पकड़ने के लिए, जो कि रिवील होता है कि एवलिन के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसके पास एक एंटीवायरस है। और लूकस किसी के लिए काम कर रहा है जिसने एवलिन को बनाया है, लेकिन उनको भी धोखा देने वाला है। क्रिस उसे पकड़ता है। एंड ऑफ रेसिडेंट इविल 7। ओके, सो रेसिडेंट इविल 8 अब रेसिडेंट इविल 7 के 3 साल बाद ये स्टोरी टेक प्लेस करती है, जहाँ ईथन और मिया ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी बेटी हो चुकी है रोजमेरी। एक दिन अचानक क्रिस आता है, मिया को मार देता है, ईथन और रोजमेरी को पकड़ लेता है, उनको कहीं ले जा रहा होता है और इतने में ही एक्सीडेंट हो जाता है। और ईथन उठता है तो देखता सब कोई मरे हुए हैं और उसकी बेटी वहाँ पे नहीं है। तो ईथन भाई निकल जाता है, जो भी उसे रास्ता मिलता है वहाँ पे, एंड ही एंड्स अप इन अ विलेज, जहाँ देखता है सब कुछ पहले से एक वेयरवुल्फ टाइप कुछ आदमी बने हुए हैं जिन्हें लाइकन्स बोलते हैं, और पूरा विलेज इन्फेक्टेड है, वही ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है, टिपिकल स्टफ। ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और उसको पता चलता है कि उसकी बेटी भी वहीं पे। वो निकल जाता है अपनी बेटी को ढूंढने। रास्ते में उसे हाइजेनबर्ग मिलता है, जो उसे पकड़ लेता है, जो उसको मदर मिरांडा के पास लेके जाता है, जो कि इन सब की करता धरता है इन द मेन विलन ऑफ द स्टोरी। उसके साथ साथ उसके 4 बच्चे भी है, जो कि उसके ही टेस्ट सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंट जिन पे उसने किया होता है। और वो चारों वहाँ बैठे हुए, चारों मेन विलन इस स्टोरी के। और उसके साथ जो मेन बॉस है वो है मिरांडा। हाइजेनबर्ग कुछ गेम खेलता है, हम वहाँ से बच के निकलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हमको चलता है कि हमारी बेटी जो है वो चारों लॉर्ड्स या चारों जो उसके बच्चे हैं उनके पास है, उनका एक हिस्सा।
और हम निकल जाते अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, सबको मारते हुए अपनी बेटी को निकालते हुए। लास्ट में हम पहुँचते हैं हाइजेनबर्ग के पास, जिसके पास लास्ट पीस है रोज़ का, और वो बोलता है कि उसको पता है कि मिरांडा अच्छी नहीं है और उसके पीछे बगावत करने वाला है ना, ऑल दैट थिंग है ना, कि वो उसको मार देगा, लेकिन उसे रोज़ चाहिए क्योंकि रोज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके मदद से वो मिरांडा को हरा सकता है। ईथन अग्री नहीं करता, वो कहता है मेरी बेटी है, वेपन नहीं है, मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा, और उसको वो फेंक देता है। और उसके बाद बचते बचाते ईथन पहुँचता है, जिसका सामना होता है क्रिस के साथ, और क्रिस उसे पूरी चीज़ रिवील करता है कि जिस मिया को क्रिस ने मारा था वो मिया नहीं थी, वो मतलब मिरांडा थी जो मिया के उसमें आ रखी थी ईथन के घर में, ताकि वो उसकी बेटी ले सके, कि उसकी बच्ची को मैनिपुलेट कर दे और उसको पकड़ ले, और उसके वजह से वो अपना जो भी उसका प्लान है उसको सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि उसकी बेटी बहुत पावरफुल है, रोज़मेरी। स्लोली वी विल गेट टू दिस। उसके बाद क्रिस उसको भेजता है हाइजेनबर्ग से लड़ने के लिए, हम हाइजेनबर्ग को हराते हैं, और उसके बाद एकदम से मदर मिरांडा आ जाती है, जो कि रिवील करती है कि उसको रोज़मेरी चाहिए, वो बहुत पावरफुल है, उसकी मदद से वो कुछ करेगी, कुछ रिचुअल टाइप, ब्लैक मैजिक टाइप, और वहीं पे वो ईथन को मार देती है और ईथन इज़ डेड। कट टू हम क्रिस से खेलते हैं, जो कि जाता है मिरांडा को मारने के लिए, कि मैं मिरांडा को मार दूंगा, पूरा एकदम तैयार हो गया आता है, हेविली इक्विप्ड, और इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ओपी कैरेक्टर उसमें फील होता है क्रिस की। ही इज़ टू पावरफुल फॉर दैट गेम, और वो सबको मतलब रोनते हुए जाता है भाई, मतलब जो भी आता है ना, फुल एकदम असॉल्ट लेके, गोलियां चल रही है, मिसाइल लॉन्च हो रही है ना, ऑल दैट थिंग। जाके उसे मिलता है एक मेगा साइमाइट करके कुछ, जो कि मेन चीज़ है पूरे गेम का, पूरी सीरीज़ का, जिसके वजह से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है या फिर होते हैं, और एक तरीके से वो एक हाइव माइंड है, मतलब जिसका वो अपने कंट्रोल में लेगा, उसकी पूरी मेमोरीज उसके अंदर आ जाएगी, या फिर जो भी उसके समय मरेगा या फिर ज़िंदा होगा उसकी मेमोरीज उसके अंदर होगी, मेगा साइमाइट के अंदर। आगे जाता है, मेगा साइमाइट में वो बम लगा देता कि मैं इसे फोड़ दूंगा और पूरे विलेज को बचा दूंगा, है ना, ऑब्वियसली अल्टीमेट थिंग। आगे जाके उसे पता चलता है कि मदर मिरांडा ऐसा क्यों कर रही है। उसकी एक बेटी थी 100 साल पहले जो कि मर चुकी है, ईवा नाम की, और मदर मिरांडा को अपनी बेटी रिजरेक्ट करनी है ऑब्वियसली, और क्योंकि उसकी बेटी का जो कॉन्शियसनेस है वो मेगामाइट के उसमें, क्योंकि वो मदर मिरांडा से कनेक्ट हो रखा है, और उसके वजह से वो अपनी बेटी की कॉन्शियसनेस रोज़ में डालेगी, जो कि परफेक्ट वेसल है उसकी बेटी के लिए, इसलिए वो एक रिचुअल कर रही है। और ये जो सारे उसके बच्चे हैं, हाइजेनबर्ग, डिमेट्रियस और भी 2-3, वो सब उसके टेस्ट सब्जेक्ट है, और पूरी ऑफ विलेज उसका टेस्ट सब्जेक्ट है, और कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वो अच्छे परफेक्ट वेसल नहीं थे उस चीज़ के लिए, लेकिन रोज़ एक अच्छी परफेक्ट वेसल है उस चीज़ के लिए, क्योंकि रोज़ के अंदर वो ताकत है, क्योंकि वो ईथन की बेटी है। और उसके बाद हमें मिया मिलती है, ओरिजिनल मिया, जिसके ऊपर ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसे बचाते हैं, और वो बताती है कि ईथन बहुत स्पेशल है, वो मर नहीं सकता, ही इज़ अलाइव। तो कट टू ईथन इज़ अलाइव, और हमें रिवील होता है कि ईथन तो बहुत पहले ही मर चुका था रेसिडेंट इवल 7 में, जब उसे फैमिली कैप्चर करती है, बेकर फैमिली, और इसीलिए उसके हाथ पैर जुड़ सकते थे क्योंकि वो मरा हुआ था, और वो अब एक मोल्ड है, तो इट्स लाइक ज़ॉम्बी काइंड ऑफ, आप मान सकते हो। तो मरता नहीं है, वो अपने हाथ पैर वापस जोड़ लेता है, इट्स लाइक ग्रो कर लेता है, तो ईथन इज़ नॉट डेड। और वो भी कहीं ना कहीं उस हाइव माइंड से कनेक्टेड है, मेगा माइसाइट से, क्योंकि उसी की मदद से वो वायरस बना था एवलिन वाला, जिसको उन्होंने डेवलप करा। और इसके साथ साथ हमें पता चलता है जो स्पेंसर था, अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का मालिक, वो मिरांडा का स्टूडेंट था, और वो उसी को इंस्पिरेशन मिरांडा से मिलती है, और वहाँ जाके वो सब फूल डिस्कवर करता है और सब वायरस बनाता है। तो एट दी एंड सब कुछ मदर मिरांडा से कनेक्टेड है, कि मदर मिरांडा के वजह से सब कुछ हुआ। और अब जो मेन चीज़ है पूरे गेम की वो है मेगा माइसाइट, बट उसको क्रिस बाद में उड़ा देता है, उस पर आता है, बट इतना वहाँ पे आता है, अपनी बेटी को बचाता है, मदर मिरांडा को मारता है, सब एकदम हैप्पी होता है। ईथन आखिरी में अपने को सेक्रीफाइस कर देता है, क्योंकि वो मर चुका है पहले से, और दोबारा मर जाता है, पूरी सिटी को अपने साथ लेके। क्रिस, रोज़ और मिया बचती है मस्त करके, और स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। बट देयर इज़ अ DLC ऑल्सो, जो हमें रोज़ की कहानी बताती है। तो रोज़ बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो बुली हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका पावर्स है, तो
वो सबसे अलग है तो सब उसे बुली करता है ऑल दैट थिंग। बट उसको एक आदमी मिलता है जो कि क्रिस का आदमी, और शी नोज हिम, जो बोलता है हमारे पास मेगा माइसाइट है, उसके अंदर सबकी मेमोरीज है, आप मेमोरीज में जाओ, वहाँ पे एक प्योरीफाइंग क्रिस्टल है जिसकी वजह से आपकी पावर्स कम हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी और आप नॉर्मल हो जाओगे। एंड शी लाइक ठीक है मैं जाऊँगी। वो जाती है, वहाँ से माइकल मिलता है, एक वॉइस जो उसकी मदद करता है पूरे गेम में ढूंढने में। एट द एंड पता चलता है कि ये सब मिरांडा करा रहा है, वो मेगा माइसाइट के अंदर कॉन्शियसनेस में उससे कंट्रोल कर रही थी, और वो ही रोज़ को उसके अंदर लेके आई है क्योंकि वो रोज़ को पावर देना चाहती है, जिसकी वजह से रोज़ के पास वो पावर ख़त्म हो जाए और इजीली वो रोज़ को कंट्रोल कर ले। और हमें पता चलता है कि जो माइकल था वो ईथन है, वो रोज़ की मदद कर रहा है। दोनों मिलके मिरांडा को हराते हैं, रोज़ अपनी पावर को एक्सेप्ट करती है, बहुत पावरफुल हो जाती है, वापस अपनी नॉर्मल दुनिया में आती है। एंड इस बार उसके पास ईथन की रिंग है, जिसका मतलब शी इज़ कनेक्टेड टू ईथन समहाउ और शी इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। कट टू वो ईथन की ग्रेव में जाती है, उसमें फूल चढ़ाती है, और एक क्रिस का आदमी आता है उसको लेने, जो उसे एवलिन बोलता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो कहता है सॉरी सॉरी सॉरी। एंड शी विल लाइक मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है जो क्रिस को भी नहीं पता अभी तक। तो इसका मतलब उसने किसी को अपनी पावर्स बताई नहीं है, रिवील नहीं करी है कि उसके पास क्या क्या पावर्स है, और उसको लेके वो निकल जाता है गाड़ी में। और बट यहीं थोड़ा सा स्पेशल थिंग है कि जब वो गाड़ी में निकलते हैं तो सामने एक आदमी चल के आ रहा होता है, और उसको देख के वो गाड़ी रोक देते हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली वो रिवील नहीं कहता आदमी कौन है, क्योंकि बहुत बड़ा वाइड शॉट है, बट क्योंकि पीसी में गेम है तो लोगों ने पूरा एकदम खोद खोद के निकाल लिया कि वो ईथन ही था जो कि जिंदा है और वो असली दुनिया में आ चुका है। अब कैसे आया, क्यों आया, ईथन था कि नहीं था, वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे ये तो आगे रिवील होगा। बट ये स्टोरी जो है वो बहुत आगे की है, और रेसिडेंट इवल 9 बहुत पहले का, तो उसमें तो रिवील नहीं होने वाला। पोस्ट क्रेडिट सीन में होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। बट और यहाँ पे रेसिडेंट इवल विलेज ख़त्म होता है, पूरा रिकैप ख़त्म होता है। ओके भाई, जब इतनी बात कर लिया थोड़ी सी मैं अपने बात भी बता दूँ कि मैंने गेम्स खेले तो मुझे कैसे कैसे लगे। सो मैंने रेसिडेंट इवल 2 खेला, 3 खेला, 4 खेला, 6 खेला, 7 खेला, 8 खेला, और मैं दिसंबर से शुरू करा था। मैंने रेसिडेंट इवल 2 पहले खेल लिया था और फिर मैंने 3 से शुरू किया। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 भाई मतलब काफ़ी अच्छा था, एक हॉरर और एक्शन ब्लेंड था कि कोई आपका चेस कर रहा है, वो एनवायरनमेंट इतना वो था, रात का पूरे रकून सिटी, यू हैव टू फाइट टू योर डेथ, और वो सब चीज़ें थी, सर्वाइवल हॉरर पूरा एकदम फील होता है। रेसिडेंट इवल 3 वो भी काफ़ी हद तक सर्वाइवल के ऊपर था, उसमें भी मिस्टर एक्स आपका फॉलो कर रहा होता है, थोड़ा सा हॉरर मुझे फील होता थी, ओ भाई कोई चेस कर रहा है, कोई एकदम इनविंसिबल टाइप, आप किसे मार नहीं सकते। रेसिडेंट इवल 4 जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है पूरी सीरीज़ का, यहाँ भाई सीरीज़ पीक कर जाती है, मतलब लियोन एज अ कैरेक्टर, और वो हॉरर हल्का हल्का वाइब है वो हॉरर का एनवायरनमेंट के थ्रू। इतना हॉरर नहीं बोलूँगा मैं, काफ़ी एक्शन इंक्लाइंड है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है। रेसिडेंट इवल 6 बहुत 5 और 6 की बहुत बुराई होती थी, बिल्कुल एक्शन पे शिफ्ट हो गए, और वो क्यों, और अब मैं समझ रहा हूँ वो क्यों हुए, क्योंकि मैंने पूरे सीरीज़ एक गो में खेले। तो रेसिडेंट इवल 2, 3 बहुत सिमिलर पेसिंग में, 4 में वो डिफरेंट गए और काफ़ी अच्छा करा, एक्शन काफ़ी हैवी था 4 में। तो मेरे ख्याल से इसलिए उन्हें लगा कि हमें एक एक्शन हैवी गेम बनानी चाहिए, तो उन्होंने 5 और 6 काफ़ी ज़्यादा एक्शन हैवी गेम बनाए जिसमें हॉरर बहुत कम है और ज़ॉम्बी वगैरह इतना फील नहीं होते। शायद यही एक बहुत बड़ी कमी थी रेसिडेंट इवल 6 और 5 में से। 6 में भी ये थी कि वो काफ़ी एक डिफरेंट गेम फील होता है, मतलब इट्स नॉट लाइक रेसिडेंट इवल। 4 जहाँ तक वो फील देता थी रेसिडेंट इवल है काफ़ी हद तक, 6 में बिल्कुल गायब जाता है, वो बिल्कुल एक्शन गेम बन जाता है, और एंड में आता तो बिल्कुल एकदम मासी वासी, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। इतने सारे कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर्स आप खेल सकते हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ है, तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ मुझे लगी जिसने गेम को और ख़राब कर दिया। अगर वो सिंपली एक कैरेक्टर रखते शायद, है ना, तो वो अच्छा रहता, और एक ही स्टोरी में 3-4 प्लेबल कैरेक्टर इंटरचेंजेबल तो भी शायद अच्छा रहता। बट उन्होंने 3-4 स्टोरी रखी और तीनों के लिए आपको दोबारा से गेम पूरा शुरू करना है, वापस से वो सिनेरियो खेलना है, और वो मतलब अगर आप एक बार ही खेल लोगे तो आपको स्टोरी पूरी क्लियर हो जाएगी कि भाई ये क्या स्टोरी है, इसलिए फिर वो दोबारा से वो खेलना वो बहुत रिपीटेटिव लगता है और उतना वो मज़ा भी नहीं आता थी। वो बहुत छोटी छोटी स्टोरी रिवील करता है पर्सनल लेवल पे, मेन स्टोरी एक बहुत अलग चल रही होती है, ये एक कमी थी। रेसिडेंट इवल 7 और 8 भाई काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल अलग टेक। 7 तो भाई हॉरर था मेरी भाई,
लेजिट मेरी फट चुकी थी 7 को खेलते हुए। अब लाइक भाई इतना हॉरर, मतलब मुझे नहीं पता, वन ऑफ द मोस्ट हॉरर गेम आई हैव एवर प्लेड मैं बोलूँगा रेसिडेंट इवल 7 को। और उसमें काफ़ी अच्छा एक्शन का भी ब्लेंड था। 8 मैं बोलूँगा काफ़ी मुझे अच्छा लगा, डिफरेंट था 7 से, काफ़ी हद तक वो 4 वाले की तरह था। रेसिडेंट इवल 8 और 4 काफ़ी सिमिलर था, उसका एक्शन बोल लो, उसकी स्टोरी भी थी, आप किसी को ढूंढने गए हो और वो धीरे धीरे रिवील हो रही है स्टोरी, तो वो काफ़ी हद तक 4 की तरह मुझे लगा और उसी टेम्पलेट में था, काफ़ी अच्छा था। 4 जितना था मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि 4 तो लियोन भी था, फिर वो भी था, बट एक काफ़ी कंप्लीट स्टोरी फील होती है 7 और 8 मिला के, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उसका एक्शन काफ़ी अच्छा है। हॉरर कम था 8 में, उतना नहीं था, बट स्टिल ठीक ठाक था, कुछ कुछ सेगमेंट्स में था। अगर मैं बोलूँगा आपको एकदम ओजी गेम खेलने है तो रेसिडेंट इवल 2 खेलो, काफ़ी मॉडर्न टेस्ट है और मस्त तरीके से तुम एक्शन करना है तो रेसिडेंट इवल 4 पे जा सकते हो, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा साइड स्टोरी टाइप फील होती है कि इतनी कनेक्टेड नहीं है मेन स्टोरी से, इसलिए आप उसे खेल सकते हो, काफ़ी भाई मज़ा आएगा। लियोन की कहानी है, एडा एक बहुत डिफरेंट कुछ खेलना है तो 7 और 8 खेल सकते हो, मैं बोलूँगा 7x7, और अच्छा फील होगा क्योंकि उनकी स्टोरी कंबाइन है। बिल्कुल हॉरर खेलना तो रेसिडेंट इवल 7 बहुत हॉरर एलिमेंट है उसमें, आप एक घर में बंद हो, वहाँ पर सब कुछ हो रहा है तो वो एकदम फील देता है हॉरर वाली। और अगर आपने 7 खेला है तो फिर 8 भी ज़रूर खेलना, वो स्टोरी वहाँ कंप्लीट होती है। और यही सब था भाई मेरे रिकमेंडेशन में और मेरे सब ओपिनियन में। मज़ा तो आया भाई रेसिडेंट इवल खेल के, मतलब होता ना थी भाई, सीरीज़ खेली कुछ फील हुआ थी भाई, कुछ एक अच्छी गेम की सीरीज़ खेली है रेसिडेंट इवल। You there, Leon? तो भाई सब कुछ पूरा हो चुका है और जाते जाते फिर थोड़ी सी रेसिडेंट इवल की 9 की बात कर लेते हैं। ग्रेस आ रही है जो कि काफ़ी हॉरर एलिमेंट को टैकल करेगी, एक कन्फाइंड एरिया में उसके पीछे कोई चेस कर रहा होगा, उस तरीके से जो उनका हॉरर रहता है वैसा वाला, जो कि मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा रहता है। इन्होंने वो क्रैक कर लिया थी वो कैसे करना है। फिर लियोन आ रहा है, काफ़ी एक्शन हैवी गेम होगा। अब भाई आई एम सो हैप्पी टू सी लियोन बैक, और उसका एक्शन खेलने के लिए मैं भाई मुझे वो खेलना है, लियोन से मुझे खेलना है। जो उसका एक्शन होगा रेसिडेंट इवल 9 में और जो उसने दिखाया है पूरा गेम प्ले में, लाइक भाई पूरा एयरेटेड, खून खराबा, चेन सॉ से काट रहा है यार, डैम भाई, सो गुड भाई रेसिडेंट इवल 9। मैंने भाई कोशिश करी है पूरी इतनी समझाने की, अगर समझ आ गया तो भाई बढ़िया है, नहीं आए तो भाई मेरी तरफ से सॉरी, और थोड़ा सा रिसर्च कर लोगे तो और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। बट ठीक है यार, मिलते हैं आगे वाले पार्ट में। और अगर आपको रेसिडेंट इवल सीरीज़ देखनी है तो मेरे चैनल में है, सारे सीरीज़ के सारे गेम्स तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ 2, 3, 4, 6, 7, 8 काफ़ी सारे गेम्स है जो कि इंपॉर्टेंट है रेसिडेंट इवल 9 के लिए, वो सब देख सकते हो आप। वापस से एक रिकैप के लिए कि स्टोरी में क्या हुआ था, उस पॉइंट में क्या हुआ था, लियोन ने क्या करा था, वो सब चीज़ें। तो मिलते हैं यार 29 फरवरी को रेसिडेंट इवल 9 के साथ।